हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। आज हम लोग सफल सीरीज़ का जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है जो कि है सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें कि हम लोग मॉड्यूल 4 कर रहे हैं, उसका पार्ट 2 करेंगे। आई होप आपने ये जो पार्ट 1 है वो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। और मैंने सॉइल मैकेनिक्स का हम लोग का अभी बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा, हमारे चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ वो जाकर देखिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2, जो कि नेक्स्ट सेशन में जो कि लास्ट सेशन में हमारा रह गया था। लास्ट सेशन में हमने मॉड्यूल 4 का कॉम्पैक्शन कर लिया था, सॉइल कंसोलिडेशन कर लिया था। अब आज हमारा रहेगा शेयर स्ट्रेंथ। आज हम लोग शेयर स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने शेयर स्ट्रेंथ चैप्टर पढ़ा है पहले से। आज हम इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे, जिससे कि बाकी जो भी डाउट्स आपके रहते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग आज देख लेंगे इंट्रोडक्शन, कूलॉम्स लॉ, मॉडिफाइड कूलॉम्स लॉ, मोहर्स कूलॉम्स फेलियर थ्योरी, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्रायएक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज़ मेनली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो कि व्हाट इज़ शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कोई आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, जैसे कि ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये कहीं की सॉइल है। मैंने इस पर एक लोड लगाया, सपोज़ कोई स्ट्रक्चर है या कोई फुटिंग है। ठीक है, तो मैं एक मान लेती हूँ कि ये ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर बनाया सॉइल पे और उसके ऊपर मैंने ये लोड लगाया है। ठीक है, अब इस लोड की वजह से क्या होगा, मैं इसको इस तरह से और बना लेती हूँ तो थोड़ा सिमेट्रिक हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इस लोड की वजह से क्या होगा कि ये जो पोर्शन है जिसके नीचे आपका पूरा स्ट्रक्चर, जितने एरिया में लोड लगा है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है सॉइल का, वो नीचे की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं दूसरी तरह से दिखाऊं, इसको मैं थोड़ा अलग अलग करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, कि ये फोर्स किस तरह से एक्ट करता है आपके सॉइल में। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि ये ऐसे करके लोड लगाया है मैंने। ठीक है, तो अब इस लोड की वजह से क्या होगा कि ये जो सॉइल है ना, वो आपके थोड़े नीचे नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगी ड्यू टू दिस लोड। ठीक है, ये मैंने लोड लगा दिया, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ ये नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये जब नीचे जाएगी तो इसमें अगर मैं सॉइल का एक, ठीक है, तो ये जब ये नीचे जाएगी तो ये क्या होगा कि जो सॉइल के पार्टिकल हैं, ठीक है, उसको नीचे जाने से रोकेंगे। ठीक है, और ये सॉइल के पार्टिकल्स जब इसको नीचे जाने से रोकेंगे तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे करके फोर्सेस लगाएंगे सॉइल के पार्टिकल्स। ठीक है, जो ये वाले जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं पास वाले, वो जिस सॉइल के पार्टिकल्स पे कुछ फोर्सेस लगाएंगे ताकि ये हमारा जो सॉइल है वो नीचे सेटल ना हो। ठीक है, और हमें सेटलमेंट से अपने सॉइल को रोकनी है। अगर ये लोड के थ्रू पूरी सॉइल नीचे चली गई तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही जब ये सॉइल इसके ऊपर लगाती है तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इस सॉइल के ऊपर नीचे के लिए फोर्स आता है, ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं इन पे नीचे की तरफ फोर्स आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक रिलेटिव जो फोर्स है वो डेवलप होता है। ठीक है, और जब भी हमें पता है दो सरफेसेस के बीच में कोई भी एक रिलेटिव मूवमेंट होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है। तो जब भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होता है तो वी से कि वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, और अगर मैं ये देखूँ, ठीक है,
तो ये जो है ये तो मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया लाइक 2D, ठीक है। अगर मैं 3D की बात करूँ तो ये सॉइल तो मेरी पूरे स्ट्रक्चर में है, ये पूरी यहाँ तक है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सॉइल के द्वारा, जो अपवर्ड फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, ये पूरे इसके सरफेस पे होंगे, ठीक है। तो एनी फोर्स विच इज़ पैरेलल टू द सरफेस जो एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शेयर फोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे शेयर फोर्सेस आ रहे हैं जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं शेयर फोर्सेस को रजिस्ट करने के लिए हमारी सॉइल की में शेयर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शेयर स्ट्रेंथ आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पे जो हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि कोई स्ट्रक्चर है ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने कहा कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिकॉज ड्यू टू इंक्लिनेशन ये ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहेगा। जब ये नीचे आएगा तो अभी क्या हो रहा है कि ये नीचे आ जाएगा इजीली, ठीक है। और इस पे क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है जो इसको रोकेगा। बट अगर इतना ज़्यादा, अगर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलरली लोड लगा दूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कोई इंक्लाइन प्लेन रखा और उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखी और उसको मैं अपने फोर्स से, अगर मैं अपने हाथ से दबा रही हूँ, ठीक है, ऊपर से अगर मैं इस बॉक्स को दबाऊँ एक परपेंडिकुलर फोर्स से, तो क्या होगा कि नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, इसको मुश्किल होगी नीचे जाने में। तो ये जो फोर्स है इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, नीचे जाने से रोक रहा है, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है ये कोहेशन की तरह एक्ट करता है। तो जो हमारी, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसी तरह से एक कोहेशन भी एक्ट करता है जो शेयर फोर्स, तो जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा 10 फाई प्लस सी। तो कह सकते हैं कि जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे फाई पे डिपेंड कर रही है और सी पे डिपेंड कर रही है। बाकी दिस इज़ द टोटल स्ट्रेस जो कि हमारे एक्सटर्नल लोड की वजह से आता है वो, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिन पे हमारी शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो जी एक ये जो फॉर्मूला आता है ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका कूलॉम्स थ्योरी से, ठीक है। कूलॉम्स की जो थ्योरी थी, ठीक है, तो ये कूलॉम्स थ्योरी कहती है कि टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा 10 फाई प्लस सी। तो ये जो है हमारा फाई पे और सी पे, यहाँ हमने देख भी लिया कि किस तरह से फाई पे और सी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है शेयर स्ट्रेंथ का कि हाउ इट क्रिएट इन द स्ट्रक्चर, और उसके लिए हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है आपका कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अभी मैंने देखा कि एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो होता है आपका, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक आपकी कोहेशन पे डिपेंड करती है, एक आपकी पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरलॉकिंग है, ठीक है, अगर जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं सॉइल के और इसमें इंटरलॉकिंग है, मींस इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, ये इसने लॉक करके रखा है इसको। तो अगर इंटरलॉकिंग है तो ये भी हमारे सॉइल को मूव करने से हेल्प करती है, ठीक है, कि अगर वो सॉइल मूवमेंट हो रहा है तो उसको रजिस्ट करेगी, तो ये भी हमारे शेयर स्ट्रेंथ पे हेल्प करती है। तो इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये किसकी वजह से होती है शेयर स्ट्रेंथ, तो इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होती है, कोहेशन की वजह से होती है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है, इसकी वजह से होती है, जिसको हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि जो हमारे शेयर स्ट्रेंथ है वो आपकी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किसकी वजह से आती है, तो ये इन्हीं की वजह से आती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाकी हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज मेनली डिस्क्राइब्ड बाय, सो मेनली शेयर स्ट्रेंथ से ही हमारी स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ ही हमारी सॉइल में लग रही होती है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक क्लेज, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिए कि जो सॉइल होती है आपकी वो दो टाइप की होती है, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल
और कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो फाइन ग्रेन सॉइल में आपकी आ जाती है क्ले और यहाँ पे सिल्ट आ जाती है। ठीक है, कोर्स में आपका आ जाता है सैंड एंड ग्रेवल। ठीक, तो जो क्ले होती है उसमें मेनली जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो कोहेशन की वजह से होती है। ठीक है, कोहेशन की वजह से होती है। और सिल्ट में कोहेशन और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इसकी वजह से होती है। ठीक, सैंड में कोहेशन होता नहीं है। ठीक है, जो सैंड है, कोहेशन क्या है, दिस इट इज़ द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो सैंड में नहीं होता है। तो सैंड में जो आपकी शेयर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है, इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से इस पर मिलती है। और ग्रेवल में भी सेम ही है, तो दोनों में ही आपको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से मिलती है। तो याद रखिएगा कि फाइन ग्रेन सॉइल में स्ट्रेंथ क्ले के केस में कोहेशन देता है, सिल्ट के केस में दोनों से मिलती है। बाकी सैंड और ग्रेवल में आपको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वजह से शेयर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ठीक है, सो अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि ड्यू टू द शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक क्ले। तो अभी हमने देखा कि जो शेयर स्ट्रेंथ होती है क्लेज में वो किसकी वजह से होती है, कोहेशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे कोहेशन, बिकॉज वहाँ पे क्ले के में जो होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ हमें ज़्यादा कोहेशन मिलेगा, तो इस वजह से वहाँ पे मेनली जो आपकी शेयर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी वो कोहेशन की वजह से मिलेगी। ठीक है, और वहाँ पे इंटरनल फोर्स ऑफ जो आपका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है या जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो ज़ीरो होता है क्ले के केस में। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी आप कोहेसिव सॉइल पे अप्लाई करते हो वो किस चीज़ का इंडिकेटर है। ठीक है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इट्स डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, शेयर स्ट्रेंथ, पोरोसिटी। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी होती है, जैसे कि हम लोगों ने हम लोग जब अभी जो चार्ट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जैसे कंसिस्टेंसी कर्व भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें कि हमने प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो उसमें मेनली क्या होता है, जब सॉइल हमारी लिक्विड स्टेट में है या प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक है, दीज आर द जो कंसिस्टेंसी के लेवल बताती है सॉइल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या बताती है, फाइनली शेयर स्ट्रेंथ ही तो बताती हैं। अगर लिक्विड स्टेट में होगा सॉइल तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इफ़ इट इज़ इन प्लास्टिक स्टेट तो शेयर स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी। तो मेनली इट्स इंडिकेटर ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम्स इक्वेशन फॉर शेयर स्ट्रेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। फिर उसको इस तरह से भी पूछ सकता है कि मोहर कूलॉम फेलियर थ्योरी रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एज द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द फेलियर एनवलप। ठीक है, तो देखिए, एक आपने मोहर सर्कल तो पढ़ा ही है, सो में हम लोगों ने मोहर सर्कल पढ़ा है। ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और जो शेयर स्ट्रेस होता है उसके बीच में हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एंड दीज ग्राफ दे आर लाइक सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स बनते हैं और हम ये कहते हैं कि इन सर्कल का जो ये पूरा सर्कल इस तरह से अगर हमें कोई मिला इस तरह से बनता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, हम कहते हैं कि इसका हर एक पॉइंट आपको एक प्लेन देता है। ठीक है, कि अगर ये पॉइंट है तो ये आपको एक सर्टेन प्रिंसिपल स्ट्रेस पे, एक सर्टेन स्ट्रेस पे सर्टेन आपको इसकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सिग्मा टाउ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलग सिग्मा और टाउ मिलेगा एंड दीज रिप्रेजेंट डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, तो इन्हीं को जब हम इसको जब कूलॉम ने और मोहर ने ये कहा कि जो मोहर कूलॉम्स की जो थ्योरी थी, उन्होंने ये बोला कि जब हम इस तरह से अपना मोहर सर्कल बनाएंगे जिसमें कि हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे आपको शेयर स्ट्रेस मिल रही है और बिकॉज वी आर स्टडिंग द शेयर स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो लाइन थी आपकी, ठीक है, ये जो लाइन थी आपकी टाउ, जो मोहर ने आपको इक्वेशन दी शेयर स्ट्रेस की, विच इज़ सिग्मा इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा 10 5 प्लस सी। ठीक है, व्हेन दिस लाइन टचेज दी मोहर सर्कल, ठीक है, जहाँ पे भी ये लाइन अपने मोहर सर्कल को टच करेगी, इट मीन्स जो शेयर स्ट्रेस है वो इस शेयर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द मोहर सर्कल ऑफ द सॉइल। ठीक है, हमने कहा कि एक सर्टेन यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये सिग्मा 1 होती है एंड दिस इज़ द सिग्मा 3। ठीक है, ये सॉइल का सिग्मा 1 होता है, सिग्मा 1 इज़ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 इज़ द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो जब भी ये हमारा जो लाइन है, दिस इज़ द लाइन जो कि हमारी शेयर स्ट्रेंथ
इस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। तो ये टच करती है, जहाँ पे ये टच करती है वही हमारा फेलियर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फेलियर प्लेन, यहाँ दिस पॉइंट। और इस लाइन को हम लोग फेलियर एनवलप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेलियर एनवलप भी कहलाता है, बिकॉज इस लाइन के नीचे अगर आप जितने भी मोहर सर्कल बनाते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट मोहर सर्कल्स बनाए, सिग्मा की डिफरेंट वैल्यू है, आप स्ट्रेस बढ़ाते गए, आपका सिग्मा 1 चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप डिफरेंट मोहर सर्कल बनाएंगे, तो जितने भी मोहर सर्कल इस लाइन के नीचे रहेंगे, ठीक है, उस केस में हमारी जो सॉइल है वो सेफ रहेगी। और जैसे ही अगर इससे ऊपर या फिर इस लाइन से टच होगा, ठीक है, तो वहाँ फेलियर आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू दोनों इक्वल हो रही हैं, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट टाउ इज इक्वल्स टू टाउ, बोल सकते हैं हम लोग टाउ एस, ठीक है। दिस इज़ द शेयर स्ट्रेंथ एंड दिस इज़ द शेयर स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेंथ है यही फेलियर को डिनोट करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टाउ इज इक्वल्स टू टाउ एफ हो गया है दिस ए पॉइंट पे, ठीक है। और यही हमारा क्या है, फेलियर प्लेन है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। और इसमें यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इक्वेशन आई थी, तो इक्वेशन तो आपको पता ही है कि व्हेन सी इज द कोहेशन, सिग्मा इज द अप्लाइड नॉर्मल स्ट्रेस, फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, टाउ विल बी, तो टाउ आपको पता है क्या है, सी सिग्मा 10 फाई प्लस, इस तरह से आप जो है फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे कोहेशन तो सी से डिनोट किया गया है, और शेयर स्ट्रेस को उन्होंने एस से डिनोट किया है, ठीक है। तो इसको एस से डिनोट किया, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फाई क्या होता है, ये होता है फाई, दिस इज द एंगल फाई, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, अभी हमने देखा कि शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू द नॉर्मल स्ट्रेस 10 फाई प्लस कोहेशन, ठीक है, जिसको हम सी बोलेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यूनिट कोहेशन, नॉर्मल स्ट्रेस इंटू 10 फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन टी इज इक्वल्स टू सी प्लस एस 10 फाई इज गिवन बाय, किसने दी थी, ये कूलॉम ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल शेयर प्लेन विल हैव एन एंगल विद रेफरेंस टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो अभी हमने आपको जैसे बताया कि जो मोहर और कूलॉम ने जो आपकी इक्वेशन निकाली थी, उसमें इन्होंने ये बोला था कि अगर ये आपका दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द फेलियर प्लेन या फेलियर एनवलप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक ये है, ठीक है। सो इसमें हम जो मोहर सर्कल है उसको पूरा नहीं दिखाते, हाफ दिखाते हैं खाली, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, दिस इज़ द फेलियर प्लेन, ये हमारा फेलियर प्लेन हो गया, बिकॉज यहाँ पे फेलियर हो रहा है हमारा, ठीक है। तो कभी भी जब भी हम एंगल देखते हैं फेलियर प्लेन का, जब भी एंगल देखते हैं तो वो हमारा एंगल हमेशा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के साथ ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के रेस्पेक्ट में ही ये एंगल निकल के आता है, ठीक। तो ये एंगल हम हमेशा इस तरह से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, टाउ मैक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। सो ये एंगल जो रहेगा, ये एंगल, ठीक है, दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, ठीक है। एंड दिस इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन आपका क्या होता है, देखो दिस इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, ठीक है। ये किस पे, इस प्लेन पे लग रहा है, ठीक है। तो हमका प्लेन क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो सिग्मा 1 हमेशा, क्योंकि वर्टिकल ही है, आप जब भी लोड लगा रहे हो, ठीक है, आपने जब पढ़ा होगा तो ये आपने देखा होगा ना कि इस तरह से आपका कोई अगर सॉइल का सैंपल है उस पर ऐसे 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 से और ऐसे करके सिग्मा 3 लगता है, ठीक है। ये कन्फाइनिंग प्रेशर होता है, जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस होता है जो आपके एक्ट करता है किसी भी सॉइल एलिमेंट पे, ठीक है। जब भी हम कुछ एडिशनल और फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स एडिशनल जो आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा डी बोलते हैं। तो ये जो दोनों मिल जाते हैं तो हमारे एलिमेंट पे किस तरह से फोर्स आता है,
जब दोनों मिल जाते हैं तो एलिमेंट पे हमारे कुछ इस तरह से फोर्स दिखाया जाता है ना, ये, ठीक है। और ये सिग्मा 1 हो जाता है एंड दिस इज सिग्मा 3, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा 1 हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है, और सिग्मा 3 क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो सिग्मा 1 होता है वो लग रहा है वर्टिकल, और ये जब फोर्स वर्टिकल लगेगा तो प्लेन हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ऐसे ही जब हम सिग्मा 3 की बात करेंगे तो सिग्मा 3 हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो उसका प्लेन वर्टिकल होगा, ठीक है। और इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। बट अगर आप यहाँ देखो, ये प्लेन और ये प्लेन, इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल आपको 180 का दिख रहा है। वाई? क्योंकि मोहर सर्कल में जो एंगल आपको दिखता है वो हमेशा डबल दिखता है एक्चुअल का। एक्चुअल में अगर 90 डिग्री है तो मोहर सर्कल में वो डबल दिखाया जाता है। इसीलिए तो ये जो एंगल होता है ना, यहाँ पे जो एंगल होता है वो हमारा डबल, हम 2 अल्फ़ा दिखाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में अल्फ़ा होता है और इसकी वैल्यू होती है 45 + 5/2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होती है एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेस नहीं, प्लेन, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन ये रहता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 45 + 5/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोहर्स कूलॉम फेलियर क्राइटेरिया विच इज डिफाइंड बाय शियर स्ट्रेंथ कंसिस्टिंग ऑफ इफेक्टिव नॉर्मल कोहेशन एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, so we know tau is equals to sigma 10 phi plus c, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सिग्मा होता था वो नॉर्मल स्ट्रेस होता था, ठीक है। ये जो सिग्मा होता था ये क्या होता था, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये आपको दिया था कूलॉम ने, बट तरजागी ने इसको मॉडिफाई किया और कहा, ठीक है, तरजागी ने क्या कहा कि आप ये जो सिग्मा है इसको आप सिग्मा बार लोगे, मतलब टोटल स्ट्रेस की जगह टोटल स्ट्रेस लिया था, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस कह रही हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने टोटल स्ट्रेस लेके किया था, ठीक है। तो तरजागी ने कहा कि हम इसमें क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे, ठीक है, बिकॉज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंट। सो इफेक्टिव स्ट्रेस लेके हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, सिग्मा बार 10 phi + c, ये था, ठीक है, जिसमें कि फाई डैश भी चेंज हो गया था और सी डैश भी चेंज हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हमेशा जर्नली जो हम आगे क्वेश्चन सारे करेंगे उसमें हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस लेके ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंपली अगर आपको टोटल स्ट्रेस दिया है तो फिर आप सिग्मा लगाओगे, बट अगर आपको पोर वाटर प्रेशर भी दिया है तो फिर वहाँ पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन ये थ्योरी ही पूछी है कि इफेक्टिव नॉर्मल आपको दिया है, कोहेशन दिया है और इफेक्टिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो पता ही है आपको, इट्स सिंपल, क्या हो जाएगा आपका एस इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पे टाउ को इन्होंने एस बोल दिया है वही सेम है, एस इज इक्वल्स टू सिग्मा डैश, इनकी लैंग्वेज में लिखेंगे 10 phi + c डैश, ये हो जाएगा सिग्मा डैश 10 phi डैश + c, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड फॉर सॉइल इन विच द फेलियर एनवेलप फॉर द टोटल स्ट्रेस मोहर सर्कल बिकम्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अगर जो ये कह रहे हैं कि क्या होगा उस सॉइल के लिए अगर जो आपका फेलियर एनवेलप है, ठीक है, वो टोटल स्ट्रेस के लिए मोहर सर्कल में वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए तो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन हो गई, जैसे कि ये हमारा मोहर सर्कल है, ठीक है, और जो फेलियर एनवेलप है वो अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है, इस तरह से मैं दिखा देती हूँ,
तो क्या होगा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तब कब होगी, जब जो हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोहेशन मिल रहा है, सी की वैल्यू मिल रही है, बट यहाँ पे फाई ज़ीरो है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो फाई है यहाँ पे वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है, और फाई ज़ीरो किस में होता है, क्लेस की कंडीशन, जब हमारी क्ले होती है उसमें फाई ज़ीरो होता है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका ज़ीरो हो जाएगा इस केस में, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो, बिकॉज व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ फेलियर एनवलप। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डायरेक्ट शेयर टेस्ट एज द टेस्ट प्रोग्रेसेस द एरिया अंडर शेयर। ठीक है, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो आपका होता है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट आई होप आपने सबने पढ़ा है, शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करने के 4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है। ठीक है, सेकंड आपका ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है, और थर्ड आपका वेन शेयर टेस्ट होता है। ठीक है, और एंड द फोर्थ वन इज अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये होता है। तो जो हमारा ये डायरेक्ट टेस्ट होता है ना, डायरेक्ट टेस्ट जनरली हम लोग ग्रानुलर सॉइल के लिए, आपको जो याद रखना है, आप याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है, ये आप ग्रानुलर सॉइल्स के लिए यूज़ करते हो, जनरली सैंड के लिए। ठीक है, सैंड के लिए आप ये यूज़ करते हो, तो ये सैंड के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, और जो वेन शेयर टेस्ट होता है, वेन शेयर टेस्ट ये आपका सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेस के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, एंड दिस टेस्ट दिस विल बी यूज फॉर फाइन सैंड। ठीक है, फाइन सॉइल जो होती है उनके लिए होता है, जनरली ये भी क्लेस के लिए ही यूज़ करते हो आप। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। तो जो आपका और जो ट्राई एक्सियल टेस्ट है वो आप दोनों तरीके की सॉइल के लिए यूज़ कर लेते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे सैंड के लिए भी करते हो ट्राई एक्सियल टेस्ट, और क्लेस के लिए भी करते हो। तो इसमें और आपको ये पता होना चाहिए 3 टाइप के टेस्टिंग होती है। ठीक है, जो टेस्ट होता है ना वो कैरी किया जाता है। पहली बात तो ये जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट को हम लोग कर क्यों रहे हैं, हमें शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, और शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, बिकॉज वी नो कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो हमारी टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा बार 10 फाई प्लस सी। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमें शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए अगर हमें फाई और सी पता चल जाए तो हम शेयर स्ट्रेंथ इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इन सारे ही टेस्ट से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फाई और सी। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड कोहेशन, ये 2 चीज़ें हम फाइंड करते हैं सारे टेस्ट की हेल्प से, और उसके बाद हम अपनी शेयर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में भी हम वही करते हैं कि फाई और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए एक टेस्ट स्पेसिमेन लिया जाता है जिसमें कि हम लोग वर्टिकल लोड और शेयर फोर्स दोनों लगाते हैं साथ में, और फिर उसके जो सॉइल का मूवमेंट है वो चेक करते हैं शेयर में, और उससे उसकी फाई और कोहेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये सैंडी सॉइल्स में किया जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट शेयर टेस्ट में जो ड्रेनेज होता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ड्रेनेज वगैरह की बात करेंगे तो जो इनको करने के लिए दो स्टेजेस में ये टेस्ट होते हैं। ठीक है, 2 स्टेजेस होती हैं। तो पहली जो स्टेज रहती है आपकी वो रहती है सेल प्रेशर स्टेज, या आप कह सकते हो कि पहले आप क्या करते हो कि नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हो। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हो, और जो दूसरी होती है वो होती है शेयरिंग स्टेज। ठीक है, शेयरिंग स्टेज। ठीक है, और दूसरी बार में आप सेल प्रेशर अप्लाई करते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें आप ये देखना कि जो टेस्ट होते हैं इसमें 3 टेस्ट होते हैं, 3 टाइप के जो टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट 3 टाइप के टेस्ट अलग अलग उसके साथ भी किए जा सकते हैं। ठीक है, एक होता है CD टेस्ट, एक होता है CU टेस्ट, और एक होता है UU टेस्ट। ठीक है, अब ये जो CD टेस्ट होता है ये होता है कंसोलिडेटेड या कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। ठीक है, और CU जो होता है ये होता है कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट। ठीक, और ये होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड
टेस्ट, ठीक। तो ये वैल्यू होती है। तो इसमें क्या करते हैं ना कि ड्रेनेज जो कंडीशंस होती हैं उनको देखा जाता है कि अगर ड्रेन कंडीशन है, ठीक है, ड्रेन कंडीशन है तो किस तरह से वैल्यूज चेंज होंगी, किस तरह से आपके सी की वैल्यू आएगी या उसकी वैल्यू आएगी, फाई की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्रेन और अनड्रेन आपको अगर मैं समझाऊँ तो ड्रेन अगर मैं देखूँ तो देखो ड्रेन और अनड्रेन दो तरीके के टेस्ट होंगे, या तो आप ड्रेन करोगे या इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ड्रेन का मतलब क्या है, आपने जब भी लोड लगाया, ठीक है, लोड लगाया और जो आप जैसे कि मैंने आपको पिछली टाइम बताया था कि अगर कोई ऐसा करके कंटेनर है, ठीक है, जो तर्दागी के थ्रू हमने एक्सपेरिमेंट से समझा था ना, इफेक्टिव स्ट्रेस को समझा था, तो वही चीज़ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई भी वॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो सारा प्रेशर है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर लोड लगाओगे तो ये वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जब ये वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो ड्रेनेज नहीं होगा, तो पोर प्रेशर क्या होगा, पोर प्रेशर डेवलप होगा, लेकिन पोर प्रेशर बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, निकल नहीं सकता। और जैसे ही अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक वॉल्व बना दें, यहाँ पे वॉल्व बना दें, अगर हम यहाँ पे ऐसे करके एक वॉल्व बना दें तो वाटर क्या होगा, तो ये वाटर क्या होगा, जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। पोर प्रेशर जो डेवलप हुआ था वो सारा चला जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहने का कंडीशन है। तो ड्रेन कंडीशन वो होती है जब आपने लोड लगाया, पोर प्रेशर डेवलप हुआ और उसको कहीं से भी आपने ड्रेन आउट नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। जब ड्रेन आउट नहीं करोगे तो वो अनड्रेन कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, कि आपने उसमें, क्योंकि फिर इसमें क्या होगा, आपको एक्सेस पोर प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर आपने अनड्रेन नहीं किया। और अगर आपने ड्रेन कर दिया, मतलब ये वाटर बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, पोर प्रेशर आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पहले डेवलप करेगा, उसके बाद जब आप बाहर निकाल दोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वो ड्रेन कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये सारी टेस्ट चीज़ें हैं जो आई होप आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो जब डायरेक्ट शेयर टेस्ट हम लोग करते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में होता क्या है कि आप वर्टिकल लोड लगाते हो और शेयर स्ट्रेस लगाते हो, दोनों चीज़ें लगाते हो, ठीक है। एक ऐसे करके स्पेसिमन होता है, आप यहाँ पे एक वर्टिकल लोड लगाते हो और साथ में यहाँ पे एक शेयर फोर्स भी लगता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे जब आपके ऊपर आप शेयर फोर्स लगा रहे हो डायरेक्टली, अगर यहाँ पे कोई ये लोड नहीं है, ठीक है, तो आप शेयर फोर्स लगाओगे और ये मूव हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, मूव हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ से आपने ऊपर कोई लोड लगा दिया तो इसको शेयर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बट होगा क्या, धीरे धीरे तो होगा ही ये, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोड लगाओगे वैसे वैसे ये, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है। ये आपने लोड लगाया, ये ऐसे करके, तो ये एरिया जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। तो इसीलिए एरिया अंडर द शेयरिंग एरिया तो यही है आपका, तो वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इन अ डायरेक्ट शेयर टेस्ट द टेस्ट प्रोग्रेसेस, द एरिया अंडर द शेयर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। ये जो भी मैंने बताया वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया बेसिक जो टेस्टिंग होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द फेलियर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड। तो जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो फेलियर प्लेन होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। बिकॉज आप देख ही रहे हो जब आप इस तरह से टेस्ट कर रहे हो, इस तरह से आप जब टेस्ट कर रहे हो तो फेलियर तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, यहीं पे आपको फेलियर मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका प्री डिटरमाइन होता है, पहले से आप प्री डिटरमाइन कर लेते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट में होता है। नेक्स्ट, इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट प्रोविंग रिंग इज़ यूज टू मेजर, ठीक है। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में एक प्रोविंग रिंग होती है, ठीक है, जिससे हम लोग जो शेयर फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो शेयर फोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस तरह से, ये आपके प्रोविंग रिंग ही होती है जो उसको कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। तो शेयर फोर्स के लिए शेयर लोड जो होता है उसको कंट्रोल करती है ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है। When a drainage is permitted under initially applied normal stress only and fully permeability consolidation is allowed to take place, the test is known as. तो when drainage is permitted under initially applied normal stress only
and fully primarily consolidation is allowed to take place, the test is known as ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आप इनिशियली, ठीक है, ड्रेनेज अलाउ कर रहे हो, अभी मैंने आपको कंडीशन समझाई कि अगर इनिशियली, जैसे जो इनिशियल 2 स्टेजेस है हमारी, फर्स्ट स्टेज आपने जब नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है, जिसको हम लोग सेल्फ प्रेशर स्टेज बोलते हैं, तो जब नॉर्मल स्ट्रेस आपने अप्लाई किया, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाइड, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप इस केस में इसको हटा दो, अभी आप इसमें अगर आप ड्रेनेज अलाउ करोगे, इसको इस तरह से याद रखना, ठीक है, ड्रेनेज आपने अलाउ किया तो इसको आप क्या बोलोगे, कंसोलिडेशन स्टेज या फिर कंसोलिडेटेड बोलोगे, ठीक है, कंसोलिडेशन या फिर कंसोलिडेटेड, ठीक। और जब दूसरी स्टेज जो आपकी शेयरिंग स्टेज है, जिसमें कि आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, शेयर स्ट्रेस आपने अप्लाई किया, ठीक है, शेयर स्ट्रेस आपने अप्लाई किया और इसमें आपने ड्रेनेज अलाउ कर दिया, ठीक है, तो ड्रेनेज अलाउ कर दिया तो इसको आप बोलोगे ड्रेन्ड, इसको बोलोगे ड्रेन्ड कंडीशन। तो जब ये दोनों ही कंडीशन हमें क्योंकि कंसिडर करनी है तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कंबाइंडली हम इसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट, ठीक है। अब इसी में ही आप देख लो, अगर आप ड्रेनेज अलाउ नहीं करोगे तो ये अनकंसोलिडेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर आप ड्रेनेज अलाउ नहीं करोगे दूसरी स्टेज में तो ये अनड्रेन हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनिशियली हमें ड्रेनेज अलाउ करना है, ठीक है, तो सिर्फ इनिशियल की बात हुई है, मतलब जब नॉर्मल स्ट्रेस आपने अप्लाई किया फर्स्ट स्टेज में वहाँ पे आपको ड्रेनेज अलाउ करना है। तो जब ड्रेनेज अलाउ करते हैं तो कंसोलिडेशन बोलते हैं, तो ये कंसोलिडेटेड होगा, और दूसरी कंडीशन में ड्रेनेज अलाउ नहीं है तो वो अनड्रेन हो जाएगा, तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। और इस तरह से आप ये एक चीज़ याद रखना कि ये जो मैंने पीछे बताए थे, जो ये CD टेस्ट, CU टेस्ट और ये UU टेस्ट है, जिसमें कि जब ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लो टेस्ट, ठीक है। इसका अंदर को क्वेश्चन आ सकता है, ये होता है स्लो टेस्ट आपका, ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है दिस इज़ द रैपिड टेस्ट, ठीक है, ये आपका रैपिड नहीं, सॉरी, क्विक टेस्ट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हो आप क्विक टेस्ट, ठीक है। क्विक टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई वाटर रिलीज तो हो नहीं रहा है, लोड आप लगाओगे, रैपिडली आप लोड लगाते हो। क्विक टेस्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि रैपिडली आप लोड लगाते हो और आपने ड्रेनेज अलाउ करा नहीं है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड मैं उल्टा बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये आपका स्लो टेस्ट होगा, दिस इज़ योर स्लो टेस्ट, ठीक है, इसको S टेस्ट भी कहते हैं, S टेस्ट, ठीक है। ये आपका क्विक टेस्ट होता है, ठीक है, ये Q टेस्ट भी कहलाता जाता है, बिकॉज जो आपका ये वाला टेस्ट है इसमें आप क्या करते हो, क्योंकि ड्रेनेज आप यहाँ पे इस केस में आप क्या कर रहे हो, ड्रेनेज अलाउ कर रहे हो दोनों ही कंडीशंस में, तो टाइम लगेगा, ठीक है। जब वाटर धीरे धीरे निकलेगा और आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका कॉम्पैक्शन बढ़ेगा या कंसोलिडेशन बढ़ेगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्लो टेस्ट बोलते हैं। बट इन दिस केस अंडर कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में आपने दोनों ही कंडीशंस में, मतलब जब आपने नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया और जब आपने शेयर स्ट्रेस लिया, दोनों में ही आपने अनड्रेन कंडीशन रखी, वाटर को अलाउ ही नहीं किया बाहर जाने के लिए, तो उसमें कोई टाइम ही नहीं लगा आपको, ठीक है। तो रैपिडली आपने लोड अप्लाई किया और वो रिजल्ट आ गया, तो वो इसलिए उसको हम लोग क्विक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट ट्राईएक्सियल टेस्ट टू असेस द इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ एन अनलोडिंग प्रॉब्लम सच एज एन एक्सकवेशन ऑफ अ क्ले स्लोप? Which of the following is the appropriate triaxial test to assess the immediate stability of an unloading problem such as an excavation of a clay slope? ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा जब भी आप इमीडिएट स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी सॉइल की अगर आपको इमीडिएट स्टेबिलिटी चाहिए है तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, ये आप लिख लीजिए कि फॉर
इमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्टेज में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, ड्यू टू द प्रीवियसली जो भी आपके स्ट्रेसेस अप्लाई किए, तो फर्स्ट स्टेज में आप कंसोलिडेशन करोगे, कंसोलिडेशन, और जो सेकेंड स्टेज होगी वो आपकी अनड्रेन्ड रहेगी, ठीक है, अनड्रेन्ड रहेगी। ये आप याद रखिएगा। इस तरह से टेस्ट को कंसिडर किया जाता है कि पहली स्टेज में कंसोलिडेशन कंसिडर किया जाएगा, दूसरे में अनड्रेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट सबसे अच्छा रहेगा इमीडिएट स्टेबिलिटी के लिए वो है CU टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर स्ट्रेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट जो रहता है उसमें क्या होता है, इस तरह से स्ट्रेसेस लगते हैं ऊपर आपका ये, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सिग्मा 3, ठीक है। ये आपका कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस है जो कि आपके ऊपर लग रहा है, ठीक है। जब आपने कोई भी एक्सटर्नल लोड लिया, इसको इस तरह से दिखाते हैं, जब एक्सटर्नल लोड आया तो इन फोर्स के साथ एक स्ट्रेस जो है, जैसे कि ये स्ट्रेस लग रहा है, तो साथ में कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस लगेगा ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा 3 और ये सिग्मा D, ये ऐसा लगेगा। तो हम फाइनली इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है सिग्मा 1 और यहाँ लग रहा है सिग्मा 3, ठीक है। तो जो सिग्मा 1 है वो है हमारा सिग्मा 3 प्लस सिग्मा D, ठीक है, जिसमें कि इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, और दिस इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। और ये होता है डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो दो मेजर स्ट्रेसेस, मेजरली दो स्ट्रेसेस हैं यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 3, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा डेविएटर स्ट्रेस होगा। हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 होगा वो सिग्मा D के बराबर होगा। तो ये दो मेजर स्ट्रेसेस हैं, इनके बीच में का डिफरेंस इज डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द एंटायर टेस्ट। वाटर कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होता है ड्रेन टेस्ट में, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ठीक है। देखो ड्रेन टेस्ट है, ड्रेन टेस्ट का मतलब क्या है, आपने लोड लगाया और वाटर बाहर निकल गया, तो यहाँ तो वाटर कंटेंट सेम नहीं रह सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में क्या हुआ, कंसोलिडेटेड है मीन्स पहली स्टेज में आप ड्रेनेज अलाउ कर रहे हो, ठीक है, आपने लोड लगाया और ड्रेन हो गया, ठीक। पर दूसरी स्टेज में आपने नहीं अलाउ किया, बट यहाँ पहली स्टेज में अलाउ किया, तो यहाँ भी वाटर कंटेंट सेम नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में क्या हुआ, ना ही आपने पहली स्टेज में वाटर को अलाउ किया बाहर निकलने के लिए, ना ही दूसरी स्टेज में, ठीक है। तो वाटर आपका जितना था उतना ही रहा, तो ये आपका अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट रहेगा, जिसमें कि वाटर कंटेंट आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अनड्रेन ट्राईएक्सियल टेस्ट ऑन अ सैचुरेटेड क्ले द पॉइजन रेशियो इज, ठीक है। सो पॉइजन रेशियो पूछ रहा है ये, ठीक है। सिंस देखो जब भी हम सॉइल को कंसिडर किया है, अभी हमने तजागी क्वेश्चन भी पढ़ी थी, तो हमने ये कहा कि जो डिफॉर्मेशंस हम लोग देखते हैं वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में देखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो लेटरल डायमेंशंस होती हैं उसमें जो भी डिफॉर्मेशन रहता है उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अगर हम लेटरल डायमेंशन में अब साइलेंट 3 को देखें, ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रेन, हमने लेटरल डायमेंशन में स्ट्रेन देखा जो कि होता है सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 बाई ई, ठीक है। सो ट्राईएक्सियल टेस्ट में कितने लोड्स होते हैं, सिग्मा, एक तो सिग्मा 1 लगता है, ठीक है, और इधर से सिग्मा, ये हमारा सिग्मा 3 लगता है, ठीक है। बिकॉज वी नो कि जो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 है वो सेम ही होता है इस केस में, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 सेम होता है ना इन ट्राईएक्सियल टेस्ट, सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 3,
ठीक है। सिग्मा टू कौन सा होता है, जो ये ऐसे करके आपके स्ट्रेस लग रहा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। एक तो ऐसे ये लग रहा है स्ट्रेस, ठीक है, ये आपका सिग्मा थ्री है, और एक उधर से जो लग रहा है, ठीक है, ये आपका सिग्मा टू होता है। बट यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो आप, सारी ही डायरेक्शन में सेम स्ट्रेस लग रहा है जब कन्फाइनिंग की कंडीशन है, तो ये सारे ही स्ट्रेस सिग्मा थ्री के बराबर है, तो यहाँ सिग्मा टू सिग्मा थ्री के ही बराबर होगा, ठीक है। तो जब हम एप्सिलॉन थ्री लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा थ्री बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा थ्री बाई ई, ठीक है। ये हो गया, जो कि हो गया आपका सिग्मा वन बाई ई माइनस टू म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा थ्री बाई ई। सॉरी, ये क्या गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। जब भी आप सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, वही मैं सोच रही आ क्यों नहीं रहा है। ये देखिए, जब भी आप एप्सिलॉन थ्री लिखते हो क्या लिखते हो, सिग्मा थ्री बाई ई माइनस सिग्मा वन बाई ई माइनस सिग्मा टू बाई ई, ये होती है आपकी कंडीशन, ठीक है। नाउ सिग्मा टू और सिग्मा थ्री को जब हम करेंगे तो ये आपका सिग्मा थ्री बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा थ्री बाई ई, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ एन अनड्रेन ट्राई एक्सियल टेस्ट, ठीक है। अनड्रेन टेस्ट है तो वाटर नहीं निकलेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेन है एप्सिलॉन थ्री वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन थ्री जो होगा बिकॉज वॉल्यूम क्योंकि आपने अनड्रेन कंडीशन ली है तो एप्सिलॉन थ्री ज़ीरो हो गया, तो इसको जब हम ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से कंडीशन निकल के आएगी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, म्यू बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये सिग्मा वन बाई ई हो जाएगा प्लस सिग्मा थ्री बाई ई हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा थ्री बाई ई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई ई, ठीक है। तो ई से ई कैंसिल हो गया, सो वी कैन से कि म्यू इक्वल्स टू सिग्मा थ्री अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री। तो ये आपकी क्वेश्चन आ गई म्यू की विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। इसको मैं वहाँ जाके आप एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, फाइंड करेंगे नहीं, तो आप याद डायरेक्टली याद रखिए कि जो सिग्मा मॉइस्चर आपका जो पॉइजन रेशियो होता है उसका रिलेशन सिग्मा वन और सिग्मा थ्री के साथ ये रहता है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन। ऑप्शन आपका हो जाएगा सिग्मा थ्री अपॉन वन सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री, ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्राईएक्सियल टेस्ट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है सिग्मा वन जो कि होता है सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा डी के बराबर, और सिग्मा थ्री ये होता है आपका सेल प्रेशर, ठीक है, एंड सिग्मा डी इज डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। ऑप्शन ये सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a triaxial shear test a sample of C5 soil fails making angle of alpha c degree with horizontal, then value of phi can be determined as, ठीक है। तो जब हम C5 सॉइल लेते हैं, ठीक है, C5 सॉइल का जो ग्राफ रहता है वो कैसा रहता है, C5 सॉइल है मतलब कि C भी है और फाई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मोहर सर्कल बनाऊँ ऐसे करके, ठीक है, तो ये आपका हो गया फेलियर एनवलप, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है टाउ इक्वल्स टू सिग्मा 10 फाई प्लस सी, पार कर लो, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई, और ये जो डिस्टेंस है आपकी वो हो गई सी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो फेलियर प्लेन से एंगल बनाता है, अभी हमने आपको बताया कि दिस इज़ योर फेलियर प्लेन, और ये जो एंगल रहता है आपका, ये एंगल आपका 2 अल्फ़ा, ठीक है, ये आपको 2 अल्फ़ा से डिनोट करते हो बोहर सर्कल में, एंड एक्चुअल में दिस इज़ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू 45 + 5/2, ये होता है, ठीक है, विच इज़ विद रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि C5 सॉइल है, फेल हो रही है जो कि एंगल बना रही है अल्फ़ा सी, तो फेलियर एंगल आपको अल्फ़ा सी दिया, मतलब यहाँ पे जो अल्फ़ा दिया है वो अल्फ़ा सी के बराबर है, ठीक है, और अल्फ़ा सी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 45 + 5/2, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फाई, तो फाई आप फाइंड कर लोगे विच इज़ अल्फ़ा सी - 45 × 2, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा अल्फ़ा सी - 45 × 2, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन्ड कंडीशन आर प्रॉपरली कंट्रोल्ड इन, ड्रेन कंडीशन किस में प्रॉपरली कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। तो ड्रेन कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है उसमें ड्रेन कंडीशन आपकी कंट्रोल नहीं होती, उसका एक ड्रॉबैक है कि ना तो आप सेल प्रेशर इसमें फाइंड कर सकते हो, ना ही ड्रेन कंडीशन आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बट जो वेन शेयर टेस्ट होता है इसको हम लोग अनड्रेन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अनड्रेन्ड टेस्ट भी कहते हैं, और इसमें जो ड्रेनेज कंडीशंस होती हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेन शेयर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राई-एक्सियल टेस्ट द डेविएटर स्ट्रेस इज गिवन बाय, सो आपको पता है कि σ1 = σ2 σ3 + σd होता है, ठीक है। तो σd आपका क्या हो गया, ये हो गया σ1 - σ3, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, σ1 - σ3, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो σ1 होता है उसको हम लोग लिखते हैं σ3 10² 45 + 5/2 + 2c 10 45 + 5/2, ये भी एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द σ1 एंड σ3, ठीक है, या फिर 2c, या फिर कोहेशन फाइंड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, फाई फाइंड करने के यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज जनरली एप्लीकेबल टू, ठीक है। तो जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है वन ऑफ द टेस्ट है जो हम शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए करते हैं, और इसमें हम क्या मानते हैं कि जो कन्फाइनिंग प्रेशर है, अनकन्फाइंड है मीन्स जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रहा है वो ज़ीरो होता है, तो इस केस में आप याद रखिएगा कि ये जो टेस्ट होता है इसमें आप σ3 को ज़ीरो मान के चलते हो, ठीक है, σ3 आपका ज़ीरो हो जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई σ1 = यहाँ पे देख लो, σ1 = σ3 10² 45 + 5/2 + 2c 10 45 + 5/2, ये इक्वेशन है। तो बिकॉज σ3 आपका ज़ीरो हो गया है तो σ1 आपका हो जाता है 2c 10 45 + 5/2 हो जाता है, ठीक है, ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में होता है, ठीक है। एंड फॉर क्लेज के लिए फाई ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, σ1 जो होगा आपका वो 2c के बराबर हो जाता है, जो हम कह सकते हैं कि c = σ1/2, ठीक है, ये इस तरह से आप फाइंड कर लेते हो। बाकी यहाँ पे ये जो σ1 होता है, ठीक है, ये आपका इक्वल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, तो इसका आप हाफ कर दोगे तो आपको कोहेशन मिल जाएगा इस केस में, ठीक है। या तो आप ये क्वेश्चन लगाओगे, अगर आपको फाई दिया है तो ये इक्वेशन आप फाइंड लगाएंगे, ठीक है, और अगर आपको क्ले की बात करिए तो डायरेक्टली आप σ1/2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो होता है ये टेस्ट क्लेस के लिए बहुत अच्छा होता है, जो भी आपकी सैचुरेटेड क्लेज है उनके लिए अच्छा होता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वैलिड इन केस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एज कंपेयर टू एक्सियल टेस्ट, ठीक है। सो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए कौन सी कंडीशन
एप्लीकेबल है। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल्स टू 0, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल्स टू 0.5 प्लस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल्स टू 3 प्लस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल्स टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो वी नो कि ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, तो इसमें जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा 3 बोलते हैं, जिसको सेल प्रेशर भी बोलते हैं, वो 0 होता है। सो इन दिस केस सिग्मा 3 हो गया 0, विच इज़ अ कन्फाइनिंग प्रेशर या कन्फाइनिंग स्ट्रेस, ठीक है, जो कि हमारा सेल प्रेशर भी होता है, ये हमारा 0 होता है, ठीक है, और जिसको हम लोग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ shear strength of a soft saturated clay deposit in the field can be done by। सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले का जब आपको शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, किस तरह से फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि जो सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेज होती हैं उनके लिए हम लोग वेन शेयर टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो वेन शेयर टेस्ट होती है वो हमारी सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले के लिए ही होती हैं। इनको हम कभी भी ड्राई सॉइल के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ड्राई सॉइल अगर है तो उसमें वेन शेयर टेस्ट आप नहीं कर पाओगे। इट शुड बी सैचुरेटेड एंड इट शुड बी सॉफ्ट, ठीक है। तो सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले के लिए यूज़ किया जाता है, सैंड्स वगैरह के लिए नहीं करते। ऑप्शन बी। वेन शेयर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन शेयर स्ट्रेंथ इन कोहेशनलेस सॉइल, सेमी कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल। सो कोहेसिव सॉइल के लिए ही करते हैं इसका टेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिटू वेन शेयर टेस्ट इज यूज टू मेजर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है। सो इन सिटू जो वेन शेयर टेस्ट होता है आपका वो किस लिए यूज़ करते हो आप, ये आप वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव क्लेज होती हैं उनके लिए करते हो। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा कोहेसिव सॉइल के लिए किया जाता है, और इसमें आपका एक ये वेन्स होते हैं कुछ, ठीक है, ये जो वेन्स टाइप का आपका रहता है ये इस तरह से, ठीक है, इसको आप इंसर्ट करते हो और इसके ऊपर टॉर्क लगाते हो, ठीक है। ये सॉइल के अंदर आप इंसर्ट करते हैं और इसमें वेन्स होते हैं, ये वेन ब्लेड्स होते हैं इनको बोलते हैं, और इसको सॉइल के अंदर इंसर्ट करते हो। जब ये आप इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो ये शेयरिंग करते हैं सॉइल में टॉर्क की वजह से शेयरिंग होती है, टॉर्क की वजह से, ठीक है। और जब ये सॉइल होती है ये इसके इस टॉर्क को रजिस्ट करने के लिए एक रजिस्टिंग टॉर्क अप्लाई करती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हो। और ये जो टॉर्क की वैल्यू जो आपका जो इस टॉर्क की वजह से जो शेयर स्ट्रेंथ आती है वो आ जाती है T/π/T² h/2 प्लस D/6, ये आ जाता है फॉर टू वे शेयरिंग, ठीक है, टू वे शेयरिंग मतलब कि जब आप दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे भी आपकी शेयरिंग होगी और यहाँ पे भी शेयरिंग होगी। जब सिर्फ सिंगल साइड, एक साइड शेयरिंग होगी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे शेयरिंग हो रही मान लो, ठीक है, तो फिर वो वन वे शेयरिंग कहलाते हैं। और उस केस में जो आपका फॉर्मूला रहता है T/πd² हो जाता है h/2 प्लस D/12, ठीक है, ये आपका हाफ हो जाता है डाया का, तो D/12 हो जाता है। तो ये होती है फॉर वन वे शेयरिंग, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वेन शेयर टेस्ट होता है ये आप जनरली सॉफ्ट सॉइल्स में ही करते हो, सॉफ्ट सैचुरेटेड सॉइल। तो ऑप्शन आपका वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन, ठीक है। तो जो आप ये चीज़ याद रखना कि जो वेन शेयर टेस्ट होता है वो लैब में और फील्ड दोनों जगह करा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो टेस्ट होते थे सिर्फ फील्ड में हम करते थे, लेकिन ये वाला टेस्ट आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हो और फील्ड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन शेयर पैरामीटर ऑफ सिल्टी सैंड, शेयर पैरामीटर ऑफ सैंडी क्ले, लिक्विड लिमिट ऑफ सिल्टी क्ले। तो देखो शेयर स्ट्रेंथ वैसे तो जो इसका मेन जो काम है वेन शेयर टेस्ट का वो है टू फाइंड आउट द शेयर स्ट्रेंथ, बट इट ऑल्सो फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट ऑफ सिल्टी क्ले, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि इट ऑल्सो फाइंड आउट द लिक्विड लिमिट ऑफ सिल्टी क्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सॉइल यूनिट कोहेशन इज दिस एंड यूनिट वेट इज दिस and angle of internal friction is 45 degree, its shear strength will be। तो यूनिट कोहेशन मतलब सी की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज़ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड यूनिट वेट गामा की वैल्यू दे रखी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब,
ठीक है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन विच इज़ फाई, ये आपको दिया है 45 डिग्री का। सो वी नो टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा 10 फाई प्लस सी। ठीक है। सो नाउ हमें यहाँ पे गामा दिया हुआ है और क्या बोल रहा है ये, फॉर अ सॉइल ऑफ यूनिट कोहेशन। ठीक है। तो यूनिट कोहेशन है, मतलब कि यूनिट डिस्टेंस में कोहेशन है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यूनिट कोहेशन दिया है, मतलब कि एच की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। ठीक है। अगर सॉइल की जो डेप्थ है वो अगर एच है तो सिग्मा टोटल प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा, टोटल स्ट्रेस हो जाएगा गामा इंटू एच। ठीक है। तो ये जाएगा 18 इंटू 1 जो कि हो गया आपका 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो दिस इज सिग्मा, ये आपका हो गया है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो किलो न्यूटन। बस आप कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली आप वैल्यू लगा सकते हो। टाउ इज इक्वल्स टू, ये हो गया 18 और ये है 10। फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। 10 45 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 18 प्लस 10 विच इज़ 28। आंसर आपका आ गया 28 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सही है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vein 20 centimeter long and 10 centimeter dia was pressed into a soft marine clay at the bottom of a borehole. The torque was applied and failure occurred at 1000 kg centimeter. The cohesion of the clay in kg per centimeter square is. ठीक है। सिंस वी नो कि जो आपका शेयर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, टाउ जो होता है वो सी के बराबर होता है वेन शेयर टेस्ट में। ठीक है। और दिस इज़ द अनड्रेन्ड कोहेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अनड्रेन्ड कोहेशन, क्योंकि अनड्रेन्ड कंडीशन ही होती है, ड्रेनेज अलाउ होता नहीं है। ठीक है। तो ये टाउ सी के बराबर हो जाता है। और जो टाउ होता है, टाउ की वैल्यू आपको क्या पता होती है, टी बाई पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 प्लस, अब ये शेयरिंग कंडीशन के बेसिस पे होता है आगे, या तो आप d/6 लोगे या फिर d/12 लोगे। ठीक है। तो वी नो कि जो आपका जो वेन ब्लेड्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, लाइक दिस। ठीक है। मैं थोड़ा प्रॉपरली नहीं बना पा रही हूँ, सही से बना के दिखा देती हूँ। ये इस तरह से आपके ब्लेड्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आप आई होप समझ जाओगे ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है। और ये ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से ये एक लोड लगाते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये आपके वेन्स होते हैं। ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं वेन्स, ये आपके वेन्स होते हैं। ठीक। और ये जब रोटेट करते हैं, इनके ऊपर हम जब रोटेशन करते हैं तो ये ऊपर एक ऐसे करके सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं। ठीक है। रोटेट करते हैं ऐसे ही, यहाँ नीचे से भी सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे जब ये सॉइल के अंदर जाएंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ऊपर भी शेयरिंग हो रही है और नीचे भी शेयरिंग हो रही है, दोनों साइड शेयरिंग होगी जब व्हेन दे आर इनसाइड द सॉइल। ठीक है। बट अगर हम बोर होल की कंडीशन दें तो बोर होल में क्या हो रहा है कि ऊपर सॉइल नहीं है। ठीक है। ये इक्विपमेंट अंदर जाएगा और रोटेट करेगा। ठीक है। इक्विपमेंट ये अंदर गया और ये रोटेट किया। ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसमें क्या होगा कि ऊपर तो शेयरिंग नहीं होगी बट नीचे शेयरिंग होगी। ठीक है। ऊपर क्योंकि सॉइल ही नहीं है, जब सॉइल नहीं है नीचे सॉइल है तो नीचे शेयरिंग होगी। ठीक है। तो नीचे शेयरिंग होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे वन वे शेयरिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो वन वे शेयरिंग का लगाएंगे, और वन वे शेयरिंग में जो आपका फॉर्मूला रहता है वो हो जाता है d/12। ठीक है। इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। टी की वैल्यू हमें 1000 दी है अपॉन पाई, और जो डी होती है वो डाया होता है, द डाया विच इज़ गिवन एज 10 सेंटीमीटर, द डाया ऑफ द वेन। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एच की वैल्यू विच इज़ द हाइट ऑफ द वेन वो है आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई, तो ये 20/2 हो जाएगा प्लस 10/12। ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कट जाएगा। सिक्स बाई 13 पाई आ रहा है इसमें आंसर। सेकेंड लेट में चेक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ओ सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 12 बाई 13 पाई। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन इन्होंने किया है वो 2 वे शेयर लेके ही किया है। ठीक है, अगर हम इसको 2 वे शेयर लेके करोगे तो हम देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। सो 2 वे शेयरिंग के लिए अगर मैं करूँ तो t बाई पाई डी स्क्वायर होगा, और ये होगा आपका h बाई 2 प्लस d बाई 6। ठीक है, इक्वल्स टू c। सो ये हम 1000 रख देंगे अपॉन पाई इंटू 100 हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज़ 20 बाई 10 विच 20 बाई 2 विच इज़ 10 प्लस 10 बाई 6। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर चला जाएगा आपका 3 बाई पाई इंटू 35। सो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3 बाई 35 पाई, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चंस में आंसर गलत दिए हैं। मे बी मुझसे या तो कोई गलती हो रही होगी, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर मैं 3 बाई 35 पाई की जगह जाऊँ तो मैं 3 बाई 7 पाई लगा सकती हूँ, लेकिन आंसर ही नहीं मैच हो रहा है। तो 1 वे शेयर में भी मैच नहीं हो रहा, 2 वे शेयर में भी मैच नहीं हो रहा। सो आप देख लेना, ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मे बी मुझसे कोई गड़बड़ हुई हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी और इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। वैसे देखिए प्रोसीजर तो यही है, ऐसे ही आप सॉल्व करते हो। अब पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ड्राई सैंड स्पेसिमेन इज पुट थ्रू अ ट्राई एक्सियल टेस्ट। द सेल प्रेशर इज 50 kilopascal and the deviator stress at failure is 100 kilopascal. The angle of internal friction for the sand specimen is। तो एक ड्राई सैंड स्पेसिमेन है, उसको हम लोगों ने ट्राई एक्सियल टेस्ट में रखा है। ठीक है, सेल प्रेशर आपको दिया हुआ है 50, मतलब कि सिग्मा 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 50 kilopascal। ठीक है, एंड द डेविएटर स्ट्रेस मीन सिग्मा डी दिया है आपको 100 kilopascal। ठीक है, नाउ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यू हैव टू फाइंड आउट दी फाइव फाइंड करना है। सिंस वी नो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी होता है, तो हम सबसे पहले सिग्मा 1 निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 150 kilopascal। नाउ वी नो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है, एंड प्लस 2c 10 5/2। ठीक है, एंड सिंस इट्स अ ड्राई सैंड तो सी की वैल्यू 0 हो गई। तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। सिग्मा 1 इज़ 150 एंड सिग्मा 3 कितना था 50, सो इट इज़ 50 एंड 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 3। तो 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 3। तो 10 45 प्लस 5/2 इज़ √3। ठीक है, तो 45 प्लस 5/2 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स √3। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है,
आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइल इज ड्रिवन इन अ क्ले हैविंग एन एवरेज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 160 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द कोहेशन ऑफ द क्ले इज। तो एक पाइल थी जो कि ड्राइव की गई क्ले में, जिसका एवरेज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 160। तो कोहेशन क्या होगा? तो वी नो कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ में जो सी होता है वो जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसके हाफ के बराबर होती है। तो सी इज इक्वल्स टू सिग्मा यू बाई 2, और सिग्मा यू की वैल्यू आपको 160 दी है, तो दिस इज़ 80। तो सी की वैल्यू आपका आ जाती है 80। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, फिर आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आई होप मैंने सारे ही टॉपिक्स आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और आपको सारे टॉपिक समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको आप हमसे पूछिए, हम उसको आंसर करेंगे। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, आप इसको आंसर ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा मुझे। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंड ग्रेन डेंस सैंड इज़ अबाउट। ठीक है, तो ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंड ग्रेन डेंस सैंड इज़ अबाउट। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसकी एक टेबल रहती है जिसमें कि राउंड ग्रेन सैंड के लिए और एंगुलर के लिए, दो के लिए वैल्यू आपकी अलग अलग दी होती है इंटरनल फ्रिक्शन की। तो वो आप फाइंड करके मुझे आंसर बताएंगे इसका। ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें कि हम लोग मॉड्यूल 5 करेंगे और आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे सॉइल के। ठीक है, सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।